इमेजिन कीजिए कोई अभ्यर्थी लगातार 3 घंटे तक 200 बेहद कठिन सवालों का सामना कर चुका है। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। हाँ, और ठीक 15 मिनट बाद जब थकान से उंगलियां ठंडी पड़ रही होती हैं और एड्रेनालिन क्रैश हो रहा होता है, तब उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। बिल्कुल, एक ऐसा टाइपिंग टेस्ट जहां सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक या कहें एक छूटा हुआ शब्द उसे उस नौकरी की रेस से हमेशा के लिए बाहर कर सकता है। एक ऐसी नौकरी जो हर साल जून के पूरे महीने की छुट्टी देती है और जिसका वेतन लाखों में है। सही कहा, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह की चुनौती है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ भर्ती 2026 के पूरे रणनीतिक ब्लूप्रिंट को डिकोड कर रहे हैं। हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझेंगे। और देखिए, इस विषय की गहराई में जाना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि हम जिस अफसर की बात कर रहे हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत सीधे माननीय न्यायपालिका से जुड़ा है। मतलब ये कोई साधारण सरकारी नौकरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम अप्रैल या मई 2026 में आने वाली 500 से अधिक संभावित रिक्तियों का विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में ये अवसर इतना बड़ा कभी नहीं रहा। ये सिर्फ एक जॉब हासिल करने की बात नहीं है, बल्कि ये न्यायपालिका के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ बनने का एक बहुत ही दुर्लभ मौका है। 500 से अधिक रिक्तियां, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसमें से 400 से ज्यादा पद तो केवल सामान्य समीक्षा अधिकारी के लिए संभावित हैं। हाँ, और इसके अलावा हिंदी और उर्दू आरओ के पद भी हैं और एआरओ की रिक्तियां भी कतार में हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बुनियादी बात समझ नहीं आती। देखिए, सचिवालय में भी तो समीक्षा अधिकारी होते हैं। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन पदों का रुतबा या जिसे हम स्टेज वैल्यू कहते हैं, वो सचिवालय से इतना अलग और ज्यादा श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? काम तो दोनों जगह फाइलों का ही है ना? काम फाइलों का जरूर है, लेकिन उन फाइलों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग है। मैं समझाता हूँ। जब कोई अधिकारी सचिवालय में काम करता है तो वो मंत्रियों और नौकरशाहों के एक बहुत बड़े पदानुक्रम यानी हिरार्की का हिस्सा होता है। अच्छा, मतलब वहाँ कई स्तर होते हैं। एग्जैक्टली। वहाँ एक फाइल कई लेयर्स से गुजरती है, लेकिन हाईकोर्ट में एक समीक्षा अधिकारी सीधे माननीय न्यायाधीशों के निर्देशों के तहत कार्य करता है। उस अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, केस के तथ्यों की समीक्षा और ड्राफ्टिंग का सीधा असर न्याय की प्रक्रिया पर पड़ता है। ओह, तो सीधा इम्पैक्ट होता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, आरओ एक लेवल 08 का राजपत्रित या गजेटेड पद है। गजेटेड मतलब बहुत पावरफुल? बिल्कुल। गजेटेड होने का अर्थ है कि अधिकारी की नियुक्ति और मोहर पर सीधे सरकार का प्राधिकार होता है। यह समाज में और प्रशासनिक ढांचे में एक अभूतपूर्व शक्ति और सम्मान देता है। अगर हम इसे ऐसे देखें कि अगर माननीय न्यायालय एक विशाल और महत्वपूर्ण जहाज है, तो आरओ और एआरओ उस जहाज का नेविगेशन रूम है ना? बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। वे दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अब बात करते हैं इस किले को भेदने की, यानी प्रवेश द्वार की। शैक्षिक योग्यता के स्तर पर 1 जुलाई 2026 के आधार पर 21 से 35 वर्ष की आयु और किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन मांगा गया है। हाँ, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात लगती है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है तकनीकी योग्यता को लेकर इनकी जबरदस्त सख्ती। मतलब ओ लेवल सर्टिफिकेट, सीसीसी या कंप्यूटर साइंस में डिग्री या फिर पीजीडीसीए जैसा न्यूनतम 1 साल का डिप्लोमा होना एकदम अनिवार्य है। जी, इसमें कोई भी छूट नहीं है। मेरा सवाल यह है कि इस कठोरता की क्या जरूरत है? कोई बहुत मेधावी छात्र हो जिसने शायद कंप्यूटर का डिप्लोमा ना किया हो, तो क्या उसे सिर्फ इस आधार पर बाहर कर देना सही है? देखिए, ये कठोरता दरअसल आज के दौर की न्यायिक प्रणाली की सबसे बड़ी जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी पूरी व्यवस्था तेजी से डिजिटल हो रही है। ई कोर्ट्स वगैरह, राइट? ई कोर्ट्स, डिजिटल फाइलिंग और ऑनलाइन जजमेंट का जमाना है। अब प्रशिक्षण के दौरान न्यायपालिका के पास इतना समय या संसाधन नहीं है कि वे किसी नए अधिकारी को कंप्यूटर की बेसिक बातें जैसे टाइपिंग या एमएस वर्ड सिखाएं। हाँ, ये तो है। उनके पास इतना समय कहाँ होगा? उन्हें पहले दिन से ऐसा कार्यबल चाहिए जो डिजिटल रूप से साक्षर हो। अगर कोई तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है तो वो पूरे सिस्टम को धीमा कर देगा। इसलिए यहाँ किसी भी अन्य साधारण डिग्री को विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ये एक बहुत ही स्पष्ट फिल्टर है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। चलिए अब चयन प्रक्रिया के उस प्रेशर कुकर पर आते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA इस परीक्षा को एक दिवसीय CBT यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में आयोजित करती है। हाँ, ये पूरी तरह से स्क्रीन पर होता है। तो इसका भाग 1 है सामान्य अध्ययन, जिसमें 3 घंटे में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें 0 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि एक अभ्यर्थी को 100% अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी के तहत पूरे 200 सवाल हल करने ही चाहिए। एक भी सवाल छोड़ना बेवकूफी होगी। बिल्कुल, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। 3 घंटे की इस भारी दिमागी कसरत के बाद भाग 2 यानी टाइपिंग टेस्ट शुरू होने से पहले सिर्फ 15 मिनट का अंतराल मिलता है। और यही वो समय है जो सब कुछ तय करता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर NTA को टाइपिंग टेस्ट लेना ही है तो बाकी परीक्षाओं की तरह उसे अगले दिन या अगले महीने क्यों नहीं लेते? ये 15 मिनट का गैप तो बस ऐसा लगता है जैसे उम्मीदवारों की दिमागी एकाग्रता और शारीरिक सहन शक्ति को तोड़ने का एक तरीका हो, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। परीक्षा का ये डिजाइन कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक परीक्षा है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट। अच्छा, वो कैसे? देखिए, न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र ऐसा है जहां अधिकारियों को लगातार बिना थके अत्यधिक दबाव में काम करना होता है। NTA सिर्फ यह नहीं देख रहा कि अभ्यर्थी के पास कितना ज्ञान है, बल्कि ये भी परख रहा है कि जब दिमाग पूरी तरह से थक चुका हो, निर्णय लेने की क्षमता कम हो रही हो, तब वो कैसा प्रदर्शन करता है। मतलब नर्व्स का टेस्ट है। बिल्कुल। उन 15 मिनटों में अभ्यर्थी को स्क्रीन के सामने ही बैठे रहना होता है। 3 घंटे की परीक्षा के बाद शरीर का एड्रेनलिन स्तर अचानक गिरता है, एक अजीब सी सुस्ती आती है। हाँ, दिमाग एकदम ब्लैंक होने लगता है। और ठीक उसी वक्त टाइमर शुरू होता है और 20 मिनट में 500 शब्द टाइप करने की चुनौती सामने आ जाती है। जो इस मानसिक दबाव को झेल गया, वही असल में हाई कोर्ट के काम के दबाव को झेल सकता है। ये तो सच में किसी मिलिट्री ड्रिल जैसा लगता है। और टाइपिंग का ये नियम तो और भी ज्यादा निर्मम है, मतलब 20 मिनट में 500 अंग्रेजी शब्द और न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए। और इसमें एक ट्रैप भी है, जिसे घातक नियम कह सकते हैं। हाँ, वही के 50 में से 25 अंक लाना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर किसी के 24.9 अंक भी आते हैं तो GS में चाहे उसने 200 में से 190 अंक क्यों न हासिल किए हों, वो सीधा अयोग्य हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड। यही वो बिंदु है जहां लाखों उम्मीदवारों की सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाती है। वे इतिहास, भूगोल और विज्ञान को घोट कर पी जाते हैं, लेकिन टाइपिंग को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मानते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ी। NTA की त्रुटि मूल्यांकन प्रणाली यानी एरर इवैल्यूएशन बहुत ही वैज्ञानिक और कठोर है। हर एक गलती पर सीधे -0.1 अंक की कटौती होती है। और इसमें सबसे ज्यादा डरने वाली चीज है पूर्ण त्रुटि या फुल एरर। फुल एरर, पूर्ण त्रुटि से यहाँ क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है या बात उससे आगे की है? बात काफी आगे की है। पूर्ण त्रुटि का मतलब है कि अभ्यर्थी ने कोई पूरा शब्द ही छोड़ दिया हो या अपनी तरफ से कोई फालतू शब्द जोड़ दिया हो। अरे, मतलब अगर एक शब्द भी छूटा तो भारी पड़ेगा। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक जैकेट की जिप का उदाहरण लेते हैं। अगर आप जिप बंद करते समय सिर्फ एक दांत या टूथ मिस कर दें, तो नीचे तक की पूरी जिप गलत ही बंद होगी। ओहो, पूरा सिंक ही बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली। सॉफ्टवेयर भी टाइप किए गए पैराग्राफ को उसी तरह देखता है। अगर एक शब्द छूट गया तो आगे का पूरा वाक्य सिंक से बाहर हो सकता है। कच्ची गति यानी आप कितनी तेजी से कीबोर्ड पीट रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है अगर सटीकता या प्रिसीजन नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से फोकस और एकाग्रता का खेल है। अब अगर हम सामान्य अध्ययन के सिलेबस और उसके विषयवार रणनीतिक भार, जिसे हम प्रायोरिटी हीट मैप भी कह सकते हैं, उस पर नजर डालें तो कुछ बहुत ही रोचक पैटर्न दिखते हैं। हाँ, सिलेबस का डिजाइन भी बहुत कुछ कहता है। जैसे कि विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान को सबसे ज्यादा 44 अंकों का वेटेज दिया गया है। उसके बाद इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के 40 अंक हैं। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के 25 और भूगोल एवं पर्यावरण के 23 अंक हैं। सही कहा आपने। मुझे यहाँ विज्ञान और कंप्यूटर का इतना अधिक वेटेज हैरान करता है। मतलब अगर किसी ने विज्ञान, कंप्यूटर और इतिहास को साध लिया तो उसने आधी जंग वैसे ही जीत ली। लेकिन राज व्यवस्था यानी पॉलिटी जैसे विषय से ज्यादा विज्ञान और कंप्यूटर, ये कैसे काम करता है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये न्यायिक प्रशासन के आधुनिकीकरण का एक सीधा संकेत है।
जैसा कि हमने पहले चर्चा की, पूरा सिस्टम ई गवर्नेंस की तरफ जा रहा है। हाँ, डिजिटल फाइलिंग और वो सब। जी, एक अधिकारी को साइबर क्राइम के मामलों, डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और ई फाइलिंग सिस्टम से रूबरू होना पड़ता है। इसलिए 44 अंकों का ये वेटेज ये सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार की वैज्ञानिक और तकनीकी समझ गहरी हो। मेक सेंस। और रीजनिंग का क्या रोल है इसमें? रीजनिंग के 25 अंक सिर्फ गणितीय सवाल नहीं है, वे विश्लेषणात्मक क्षमता यानी एनालिटिकल एबिलिटी की जांच करते हैं, जो फाइलों की समीक्षा के समय बहुत काम आती है। ये लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठता है। और सिलेबस के इसी हिस्से में एक और बहुत बड़ा पैटर्न शिफ्ट देखा जा रहा है। अब 20 से 25% प्रश्न सीधे कक्षा 6 से 12 तक की NCERT से आ रहे हैं। हाँ, और इसमें भी एक कैच है। कैच मतलब सवाल रटने वाले या डेटा आधारित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कंसेप्चुअल हो गए हैं ना। इस वैचारिक शिफ्ट का जमीनी स्तर पर तैयारी करने वाले के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि रटने की विद्या अब काम नहीं आएगी। पहले के समय में सवाल आते थे कि फला आंदोलन किस साल शुरू हुआ, अभ्यर्थी साल रट लेते थे। हाँ, वो आसान होता था। लेकिन अब सवाल आते हैं, उस आंदोलन की विफलता के पीछे तत्कालीन आर्थिक कारण क्या थे और इसके 4 संभावित परिणाम क्या हो सकते थे। ये कंसेप्चुअल शिफ्ट है। ओ, मतलब आपको गहराई में जाना होगा। बिल्कुल। जब कोई अभ्यर्थी NCERT पढ़ता है तो उसे सिर्फ तथ्य नहीं जमा करने हैं, बल्कि उसे क्यों और कैसे पर जोर देना है। परीक्षा सेट करने वाले ये देखना चाहते हैं कि क्या उम्मीदवार किसी मुद्दे को 360 डिग्री परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित कर सकता है। यानी नींव मजबूत होनी चाहिए, केवल दीवारें खड़ी करने से काम नहीं चलेगा। अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू पर आते हैं। हमने इतनी कठिन प्रवेश प्रक्रिया और इस प्रेशर कुकर की बात की। ये सब सहने के बाद उस पार क्या है? उस पार जो है वो हर मेहनत को सार्थक कर देता है। सही कहा। वित्तीय वर्चस्व और सुविधाओं की जो जानकारी सामने आ रही है, वो किसी को भी चौंका सकती है। वर्तमान में एक समीक्षा अधिकारी की इन हैंड सैलरी लगभग 82,000 रुपए है और ARO की 63,000 से 67,000 रुपए है। और ये तो सिर्फ वर्तमान की बात है। हाँ, और 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर तो आरओ का मूल वेतन ही 1,19,000 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन वित्तीय स्थिरता तो सिर्फ एक हिस्सा है। करियर का जो प्रमोशन ग्राफ यहाँ बनता है वो बहुत ही तीव्र है। वो कैसे काम करता है? देखिए, एक अभ्यर्थी जब आरओ के रूप में प्रवेश करता है तो वो कुछ ही वर्षों में अनुभाग अधिकारी या सेक्शन ऑफिसर बनता है। इसके बाद सहायक निबंधक यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो कि एक राजपत्रित शमी 1 का पद है। वाव, क्लास 1 ऑफिसर। और अंततः उप निबंधक या संयुक्त निबंधक तक का सफर तय करता है। एक संयुक्त निबंधक हाईकोर्ट के पूरे प्रशासनिक तंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। सचिवालय के किसी भी विभाग के मुकाबले यहाँ पदोन्नति न केवल तेज है, बल्कि हर कदम पर अधिकार और जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है इनका हॉलिडे कैलेंडर। मतलब ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जून से 30 जून तक पूरे 30 दिन की छुट्टी। और सर्दियां भी हैं इसमें। बिल्कुल, शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। इसके अलावा प्रमुख पर्वों पर लंबी छुट्टियां, जैसे होली पर 6 दिन, दिवाली पर 5 दिन, हर महीने का दूसरा शनिवार और सारे रविवार अवकाश, और मुफ्त सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं तो अलग से। सुनने में बहुत आकर्षक लगता है ना? हाँ, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। कॉर्पोरेट दुनिया में लोग दिन रात एक कर रहे हैं, बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले अधिकारियों को जून के पूरे महीने की छुट्टी देना, क्या ये आधुनिक कार्य संस्कृति में सही है? ये तो किसी सपने जैसा लगता है। देखिए, बाहर से देखने पर ये एक लग्जरी लग सकती है, लेकिन सिस्टम के भीतर से देखें तो ये एक परम आवश्यकता है। आवश्यकता? वो कैसे? एक समीक्षा अधिकारी हर दिन सैकड़ों पन्नों के जटिल कानूनी दस्तावेज पढ़ता है। एक छोटी सी भूल किसी निर्दोष को सजा दिलवा सकती है या किसी अपराधी को आजाद कर सकती है। ओ, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इस निरंतर मानसिक दबाव और तनाव को संतुलित करने के लिए ये अल्टीमेट वर्क लाइफ बैलेंस डिजाइन किया गया है। ये 30 दिन की छुट्टी अधिकारी को मानसिक रूप से रीबूट करने का मौका देती है, ताकि वो अगले 11 महीने उसी शून्य त्रुटि या 0 एरर एकाग्रता के साथ काम कर सके। अच्छा, तो ये कोई रियायत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये न्याय की गुणवत्ता बनाए रखने का उपकरण है।
इस दृष्टिकोण से देखें तो ये एक तरह का मेंटल मेंटेनेंस है। तो हमने अवसर देख लिए, चुनौतियां समझ ली और मिलने वाले सम्मान और सुविधाओं का भी विश्लेषण कर लिया। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसे हासिल कैसे किया जाए? हाँ, सबसे अहम हिस्सा यही है। एक अभ्यर्थी का सफलता का मास्टर रोड मैप क्या होना चाहिए? रणनीति में 4 प्रमुख हथियारों का जिक्र है। पहला तो वही एनसीईआरटी बेस है जिस पर हमने भी बात की, लेकिन दूसरा बिंदु बहुत ही क्रिटिकल है, पूरी तरह से स्क्रीन आधारित मॉक टेस्ट। ये एक गेम चेंजर है। ज्यादातर छात्र तो बाजार से ओएमआर शीट वाली किताबें लाते हैं और टाइमर लगाकर गोले भरते हैं। क्या वो तरीका पुराना हो गया है? वो तरीका सिर्फ पुराना ही नहीं हुआ है, बल्कि इस विशिष्ट परीक्षा के लिए घातक है। घातक? इतना ज्यादा? हाँ, क्योंकि ओएमआर शीट पर गोले भरना आंखों और दिमाग पर वह दबाव नहीं डालता जो 3 घंटे लगातार एक चमकदार कंप्यूटर स्क्रीन को घूरने से आता है। जब अभ्यर्थी स्क्रीन आधारित मॉक टेस्ट देता है तो वह अपनी आंखों को, अपनी गर्दन को और अपने दिमाग को उस डिजिटल थकान के लिए प्रशिक्षित कर रहा होता है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। शब्द धुंधले दिखाई देंगे। बाप रे, तब तो टाइपिंग वैसे ही बिगड़ जाएगी। एग्जैक्टली। इसलिए स्टैमिना बनाने के लिए डिजिटल मॉक टेस्ट ही एकमात्र रास्ता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। और रणनीति का तीसरा हथियार है डे 1 टाइपिंग, यानी पहले दिन से टाइपिंग की प्रैक्टिस। अक्सर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले लिखित परीक्षा तो निकाल लें, जीएस कवर कर लें, टाइपिंग तो बाद में 2 महीने की प्रैक्टिस से आ ही जाएगी। ये माइंडसेट इतना खतरनाक क्यों है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि टाइपिंग असल में है क्या? टाइपिंग कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे आप रात भर रटकर सीख लें। ये पूरी तरह से उंगलियों की मसल मेमोरी का खेल है। मतलब दिमाग से ज्यादा उंगलियों का काम है। जी। 20 मिनट में 500 शब्द बिना किसी गलती के टाइप करने के लिए आपकी उंगलियों को कीबोर्ड पर बिना देखे खुद ब खुद सही जगह पर जाना चाहिए। ये स्वचालित प्रतिक्रिया या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विकसित होने में महीनों लगते हैं। और अगर कोई सिर्फ 1 महीने पहले शुरू करे तो? अगर कोई परीक्षा से सिर्फ 1 महीने पहले टाइपिंग शुरू करता है तो परीक्षा के उस प्रेशर कुकर वाले माहौल में, जहां एड्रेनालिन की वजह से उंगलियां कांपती हैं, उसकी एक्यूरेसी यानी सटीकता पूरी तरह से बिखर जाएगी। मतलब वो 25 नंबर लाना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए जो अभ्यर्थी पहले दिन से रोज 45 मिनट सिर्फ सही टाइप करने का अभ्यास करता है, वही उस 15 मिनट के गैप वाले तनाव को मात दे सकता है। और रणनीति का चौथा और अंतिम हथियार है यूपी स्पेशल स्ट्रैटेजी। इसके तहत उत्तर प्रदेश के विशिष्ट उद्योगों और स्थानीय सामाजिक परंपराओं पर माइक्रो नोट्स बनाने पर जोर दिया गया है, जैसे कन्नौज का इत्र उद्योग, मुरादाबाद का पीतल का काम या कानपुर का चमड़ा उद्योग। ये सब स्कोरिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये माइक्रो नोट्स असल में कैसे बनाए जाने चाहिए और इनका फायदा क्या है? देखिए, यूपी स्पेशल से लगभग 18 से ज्यादा अंक आते हैं और यही वो जगह है जहां बाहरी राज्यों के उम्मीदवार या बिना रणनीति वाले छात्र पिछड़ जाते हैं। माइक्रो नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी किताब दोबारा लिख लें। फिर क्या करना चाहिए? इसका मतलब है कि आप प्रदेश के आर्थिक और भौगोलिक तंत्र के ट्रिगर्स को पकड़ें। उदाहरण के लिए, जब आप एक जिला एक उत्पाद या ओडीओपी योजना के नोट्स बनाते हैं तो केवल उत्पाद का नाम ना लिखें। अच्छा, तो उसके साथ और क्या जोड़ें? आप ये भी लिखें कि उस उद्योग का उस क्षेत्र के सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव है, वहां किस प्रकार की कृषि या कच्चा माल उपलब्ध है। जब आप इस तरह के बुलेट पॉइंट्स तैयार करते हैं तो परीक्षा के अंतिम दिनों में रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। और वो 18 अंक पक्के हो जाते हैं। बिल्कुल, आप उन अंकों को लगभग सुरक्षित कर लेते हैं। ये वाकई एक संपूर्ण रणनीति है जो किसी भी पहलू को संयोग पर नहीं छोड़ती। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन सारी कड़ियों को जोड़कर अगर हम देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ और एआरओ बनना सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। ये एक ऐसी जीवन शैली को अपनाना है जिसमें ज्ञान के साथ साथ मानसिक दृढ़ता, सटीकता और दबाव झेलने की असीम क्षमता हो। ये एक राजपत्रित अधिकारी बनने की ऐसी यात्रा है जो किसी को समाज में एक ऐसा मुकाम देती है जहां उसके काम का सीधा असर देश की न्याय व्यवस्था पर पड़ता है। एकदम सही, सारा सारांश निकाला आपने। और जो अभ्यर्थी आज इस पूरी रणनीति को समझकर उस 15 मिनट के साइकोलॉजिकल टेस्ट और डे 1 टाइपिंग की अहमियत को आत्मसात कर लेगा, वही असल में उस नेविगेशन रूम तक पहुंचने का अधिकारी बनेगा। ये अवसर बार बार नहीं आते और जब आते हैं तो पूरी तरह से तैयार योद्धाओं की ही जीत होती है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी।
आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन का खौफ है। कॉर्पोरेट दुनिया में लेऑफ्स और छटनी की खबरें अब आम बात हो गई हैं। हाँ, अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। हर कोई इस बात से डरा हुआ है कि कल उसकी नौकरी रहेगी या नहीं। ऐसे में जब हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी जैसे अत्यधिक संरक्षित, संवैधानिक और प्रतिष्ठित सरकारी पद को देखते हैं, तो क्या ये जॉब सिक्योरिटी यानी नौकरी की सुरक्षा की हमारी परिभाषा को पूरी तरह से नहीं बदल देता? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में इस तरह की भूमिकाएं केवल एक नौकरी न रहकर एक ऐसी विरासत बन जाएंगी जिसे लोग पीढ़ियों तक सहेजना और गर्व से बताना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और गहरे विश्लेषण के साथ। इमेजिन कीजिए